तो चलिए जी, अब हम अपने अगले केस के बारे में बात करते हैं जो कि ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो क्या है इस कॉन्सेप्ट में, आप मुझे बताइए कि आप बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये सब चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं। तो इन सब चीज़ों के खरीदने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऑर्गेनाइज मार्केट से खरीद सकते हैं, जिसे आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट कहते हैं, या तो कोई अदर वेज हो सकते हैं इसे खरीदने के। तो हमारा जो इंडेक्स है, जो इस स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो उसे कहता है रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शंस या ट्रेडिंग। जो अदर वेज से ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उसे कहता है नॉट रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे कि फॉरवर्ड्स आप ओवर द काउंटर मार्केट में खरीदते हो, इंटरेस्ट रेट स्वैप भी इसी का पार्ट है जो कि स्टॉक मार्केट में आप नहीं खरीद सकते। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में। तो जब भी रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन की बात आती है या ट्रेडिंग कह लो, तो इसमें चॉइस होती है आपके पास, या तो आप ट्रेड डेट पे अकाउंटिंग कर सकते हो या सेटलमेंट डेट पे अकाउंटिंग कर सकते हो। तो दोनों ही केस के बारे में हम नीचे एग्जांपल से समझते हैं, उससे अच्छी क्लैरिटी होगी। तो इसमें थोड़ा सा झंझट वाला काम है, बट आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। तो क्या है एग्जांपल, राम परचेज्ड 1000 शेयर्स ऑफ RIL एट 700 ईच ऑन 24/7/2019। तो सिंपल चीज़ है, आज के दिन राम ने 1000 शेयर खरीदे हैं रिलायंस के 700 रुपये के हिसाब से। आज की तारीख है 24/7/2019। तो इसने आज के दिन कॉल किया ब्रोकर को और बोला कि मेरे लिए आप 1000 शेयर खरीद लो। तो आज के दिन सौदा पक्का हुआ है। तो जिस दिन सौदा पक्का होता है उसे आप कहते हो ट्रेड डेट। तो 24/7/2019 क्या है ट्रेड डेट। बट आपको पता है T+2 का टाइम है, तो ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज, तो 2 दिन बाद आपको इस चीज़ की डिलीवरी मिलेगी। तो 26/7 जो है वो आपके लिए सेटलमेंट डेट है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है, शेयर्स तो खरीदे हमने 1000 शेयर्स खरीदे हैं 700 रुपये के हिसाब से, ट्रेड डेट है हमारी 24/7 और सेटलमेंट डेट है हमारी जिस दिन डिलीवरी मिली है हमें शेयर्स की, वो है 26/7। तो हम किस दिन एंट्री करें, जर्नल एंट्री किस दिन पास करें, 24/7 को करें या 26/7 को करें, कौन से दिन करें। तो इंडेस में इसमें क्या कहता है इंडेस, तो इंडेस सेज आपके पास चॉइस है, आप ट्रेड डेट पे करना चाहते हो ट्रेड डेट पे कर लो, सेटलमेंट डेट पे करना चाहते हो एंट्री सेटलमेंट डेट पे कर लो। बट सारी ट्रांजैक्शंस के लिए है ये नहीं कि एक शेयर 2 शेयर खरीदे आपने, एक शेयर को आप कह रहे हो ट्रेड डेट पे एंट्री करोगे, एक शेयर को सेटलमेंट डेट पे एंट्री करोगे, नहीं। एक बार आप मेथड बता दो, ट्रेड डेट लगाओगे या सेटलमेंट, तो पूरे साल वही वाला मेथड लगेगा और सारी ट्रांजैक्शंस के लिए लगेगा। बट क्या हम नेक्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा इंडियस कहता है। तो पहले हम ट्रेड डेट अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। तो ट्रेड डेट अकाउंटिंग में आपने ये ट्रेड डेट थी 24/7, तो इस दिन आपने जब ब्रोकर को फ़ोन करा और 14 डन करा, तो आप क्या एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर, 7 लाख रुपए के शेयर्स थे। उसके बाद आती है 26/7 को आपकी सेटलमेंट डेट है। सेटलमेंट डेट पे आप क्या एंट्री करोगे, ब्रोकर डेबिट टू बैंक 7 लाख रुपए पेमेंट कर दोगे अब इसको आज के दिन। तो 24/7 को हमने सौदा करा और 26/7 को हमने वाली पेमेंट कर दी। तो इन दोनों एंट्रीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड डेट पे आपने एंट्री करी इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ब्रोकर और ब्रोकर को पे कर दिया आपने, सेटलमेंट डेट पे ब्रोकर डेबिट टू बैंक 7 लाख। बट मान लो कि इस ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट के बीच में एक ईयर एंड की डेट आ रही है, हालांकि 24/7 और 26/7 के बीच बनती नहीं है, बट मान लो मैंने बोल रखा है कि हाँ 25/7 है उस दिन में ईयर एंड की डेट है मेरी हो। तो अगर 25/7 जो बीच में ईयर एंड की डेट आ रही है, उस दिन को अगर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती है, ज़्यादा होती है कम होती है वो बात नहीं है, बट चेंज होती है, मान लेते हैं बढ़ गई है इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो आपको वो जो इन्वेस्टमेंट की जितनी सा वैल्यू बढ़ी है उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑन ईयर एंड डेट। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो आप एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल सी चीज़ थी, आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो आपने प्रॉफिट बुक किया है। और दूसरी चीज़ अब आती है सेटलमेंट की डेट 26/7 पेमेंट आप कर रहे हो इस दिन, ये वाली बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इस दिन भी आपको आप उसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर सेटलमेंट डेट के दिन भी आपको दिखता है कि यार इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है, तो आप उसको मान लेते हैं प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन 4 एंट्री में तो कुछ था नहीं, एक एंट्री करी जब हमने ट्रेड डेट थी, फिर एक एंट्री दिखाई मैंने आपको कि सेटलमेंट डेट पे क्या होती है। बट अगर बीच में अगर ईयर एंड की डेट आ रही है तो आप उस दिन रीवैल्यू करते हो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू P&L। और सेटलमेंट डेट पर भी मान लो ईयर एंड की डेट आ ही नहीं रही, सीधा सेटलमेंट डेट की आ रही है, तो उस दिन आप ब्रोकर डेबिट टू बैंक करोगे एक एंट्री, और एक देखोगे कि उसकी वैल्यू तो फ्लक्चुएट नहीं हुई। अगर वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू P&L या P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बट इसमें बात आती है कि ये फाइनेंशियल एसेट है, तो इसमें आप P&L के थ्रू बुक करोगे या फिर P&L का मतलब क्या FVTPL या FVT OCI किसी से भी कर सकते हो, वो देखेंगे हम आगे केस करके। तो
आपको आने वाली क्लास में समझ आएगा, बट फिर भी मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाता हूँ जिससे आपके दिमाग में ताज़ा रहे वो चीज़। आपको यहाँ देखो ओसीआई रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हमने किया था ना, ये वाला ओसीआई रिजर्व डेबिट, यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू लिखते थे, तो फेयर वैल्यू की वजह से जो भी चेंज आता था तो आप उसको ओसीआई रिजर्व में डालते थे। तो मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप एफबीटी ओसीआई वाला मेथड लगाओगे तो यहाँ पर पीएनएल की जगह ओसीआई आ सकता है, एफबीटी ओसीआई। लेकिन अगर आप पीएनएल वाला मेथड लगाते थे तो वहाँ पर पीएनएल ही आता था। तो देखना पड़ेगा वो कि कौन सा मेथड है। अब हम देखते हैं कि सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में क्या होता है। तो इफ द कंपनी इज यूजिंग सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, तो सबसे पहली चीज़ आती है ट्रेड डेट, जो कि थी 24/7। तो जिस दिन सौदा डन कर रहा है उस दिन कंपनी क्या एंट्री करेगी। इफ द कंपनी इज यूजिंग सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, तो उस दिन तो कोई एंट्री नहीं होने वाली, नो एंट्री। नेक्स्ट जो डेट आती है वो आती है सेटलमेंट डेट। बट सेटलमेंट डेट से पहले आपकी मान लेते हैं कि ईयर एंड आ रहा है। जो ट्रेड डेट है और सेटलमेंट डेट है उसके बीच में ईयर एंड की डेट आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ट्रेड डेट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हो या सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हो, ईयर एंड पे तो आपको रिवैल्यू करना मैंडेटरी है। वहाँ पर हमने रिवैल्यू करा था तो क्या एंट्री करी थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएनएल। लेकिन यहाँ भी हमने इन्वेस्टमेंट तो हमारे हाथ में आई नहीं है, शेयर्स तो हमारे हाथ में आए नहीं है, तो आप ईयर एंड में इसको रिवैल्यू कैसे करोगे। रिवैल्यू तो करना मैंडेटरी है, लेकिन इस केस में सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में आप रिवैल्यू कैसे करोगे इसको। तो इसका एक जुगाड़ निकाला। आप क्या एंट्री पास करोगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हो रहा है क्या कि कंपनी यूज़ करिए सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, एंड सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग हो या ट्रेड डेट अकाउंटिंग हो, ईयर एंड पे रिवैल्यू करना मैंडेटरी है। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में तो आपने इजीली रिवैल्यू कर दिया था, दिखा दिया था इन्वेस्टमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट यहाँ पर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग है, यहाँ पर आपके पास अभी शेयर्स आए नहीं है हाथ में, लेकिन आपको रिवैल्यू करना मैंडेटरी है, इंडिया कहता है ऐसा। तो आप इसको रिवैल्यू कैसा करोगे, इसका एक जुगाड़ क्या निकाला है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिख दिया है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट होती तो कहाँ जाती, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट बैलेंस शीट में जाती, तो ये भी कहाँ जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट में जाएगा। तो आप इसको कहाँ पर दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट में दिखाओगे, बैलेंस शीट में ईयर एंड की डेट है। क्योंकि अब आगे क्या करना है अभी मैं बताऊंगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, बट आगे की एक बार ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हमने कैसे इसको जनरलाइज करना है। आगे आती है आपकी सेटलमेंट डेट। तो सेटलमेंट डेट पे आपने इसको पेमेंट करनी है, जैसे वहाँ करी थी ब्रोकर डेबिट टू बैंक, यहाँ पर क्या करनी है आपको, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। वहाँ पर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ब्रोकर करा, फिर ब्रोकर डेबिट टू बैंक करा, एक दोनों को कैंसिल कर दो, ब्रोकर को, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक बनती है एक तरह से। बट यहाँ पर आप देखो तो एक ही एंट्री कर रखी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्टली पेमेंट कर रखी है। आगे क्या एंट्री आएगी, यहाँ आपने करा था एफवीए डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तरह से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आप उसको इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। फेयर वैल्यू को डेबिट करा था ना, अब सेटलमेंट डेट पे उसको क्रेडिट कर दो। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी आपने उसको यहाँ पर बुक कर दिया, क्योंकि देखो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बड़ी है वो भी आपके लिए एसेट है, तो आपको वो बुक तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी पैसे बढ़े थे वो अब सेटलमेंट डेट पे अब इन्वेस्टमेंट में चला गया, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू एफवीए। तो अगर आप इन दोनों को नेट कर दो तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बन रहा है, जो पहले हमने एंट्री करी थी। और याद है आपको ट्रेड डेट अकाउंटिंग में हमने लास्ट डेट जो सेटलमेंट डेट थी हमारी, उस दिन भी हमने उसको रीवैल्यू करा था। तो उस दिन रीवैल्यू करा था तो क्या एंट्री करी थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर भी वो वही वाली बात है। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ट्रेड डेट अकाउंटिंग यूज़ करो या सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग यूज़ करो, प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। बस बात यह है कि आपने यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है यहाँ पर, कि इसको कहाँ से कर सकते हो आप, एसीएम पे दिखा सकते हो, एफबीटी ओसीआई पर दिखाना चाहते हो, एफबीटी पीएल पे दिखाना चाहते हो, वो उसकी बात करनी बाकी है। तो आने वाली क्लास में हम समझेंगे कि कैसे इसको जनरलाइज किया जाता है। अगर आप एसीएम मेथड यूज़ कर रहे हो, एफबीटी ओसीआई मेथड होगा तो क्या होगा, एफबीटी पीएल मेथड होगा तो क्या होगा, परचेज के दिन क्या एंट्री करेंगे एसीएम मेथड में, एंड ऑफ द ईयर सेटलमेंट डेट पे क्या क्या एंट्री करेंगे। अगर हम ट्रेड डेट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं, तो किस परचेज के दिन, एंड ऑफ द ईयर के सेटलमेंट के दिन क्या क्या एंट्री होगी, वो हम आने वाली क्लास में समझेंगे। बट इसमें एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एफबीए। तो दिस FVA represent those additional value of investment for which investment have not yet been recognized। सिंपल सी चीज़ है, दोबारा बोलता हूँ, दिस FVA represents those additional value of investment for which investment has not yet been recognized। और आप ये कह सकते हो कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टमेंट है उसकी एडिशनल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अनरिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टमेंट की एडिशनल कैपिटलाइज्ड वैल्यू या डी रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू को ये शो करता है। सिंपल सी चीज़ थी है, आपको ट्रीटमेंट तो समझ आई गई है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से एग्जांपल लेके समझेंगे। तो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।